जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाउंटिंग परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर होंगे। आज हम लोग जो आपका क्लास 10th का जो साइंस है उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसका जो हम लोग सेट 2 ले रहे थे उसका हम लोग पार्ट 2 वीडियो पर बात करेंगे। जी हाँ, मैंने आपको बोला था, आई होप कि आपको याद होगा, इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। मैंने क्या बोला था कि मैं आपको कई सारे सेट्स करवाऊंगा, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, उस टाइप के मैं सभी क्वेश्चंस का सेट बना के आपको दूंगा। 4-5 सेट तो आराम से बनेंगे, ठीक ना। तो आज सेट 2 है हमारा, और प्रत्येक सेट का मैं क्या कर रहा हूँ, 2 वीडियो बना रहा हूँ। एक वीडियो में आपका सेट, प्रत्येक सेट का सेक्शन ए और सेक्शन बी का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। सेक्शन ए में आपके 2 नंबर के प्रश्न होते हैं और सेक्शन सी में आपका सेक्शन बी में आपका 3 नंबर के प्रश्न होते हैं। और जो सेक्शन सी वाला होता है जिसमें आपके 5 नंबर के प्रश्न होते हैं उसका मैं एक अलग से वीडियो ले रहा हूँ। यानी प्रत्येक सेट का 2 वीडियो, पहला वीडियो में सेक्शन ए और सेक्शन बी और दूसरा वीडियो में आपका सेक्शन सी, और इसी प्रकार से 2 वीडियो में आपका प्रत्येक सेट खत्म हो रहा है। तो अभी तक मैंने आपका एक सेट ले लिया है, ये दूसरा सेट है। दूसरा सेट का वीडियो नंबर 2 है, यानी कि आज हम लोग सेक्शन सी पर बात करेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैं हर बार बोलते आ रहा हूँ, थोड़ा फटाफट रिपीट कर देता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका एक सीरीज लेकर आए हुए हैं, ठीक है। पंकज सर एसएसटी का ले रहा है, मैं साइंस का ले रहा हूँ, आपका मैथ का भी हो जाएगा, हिंदी का भी करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए भाई साहब फुल ऑफ पैकेज है, तो इसलिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ बेल का आइकन ऑल पे सेट कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो डाले आपके पास तुरंत पहुंच जाए, तुरंत देख पाओ आप लोग। क्योंकि आपके पास समय कम है और हमें करवाना ज़्यादा चीज़ है, इसलिए धड़ाधड़ दिन में 2, 3, 4 करके वीडियो आएंगे। तो भाई साहब नोटिफिकेशन ऑन रखोगे तब ना पता चलेगा आपको कि भाई साहब वीडियो है, मुझे देखना है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेना है। मैंने आपका साइंस का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी कवर करा दिया है। अभी तक नहीं देखे हो तो देख लो, सभी चैप्टर कवर कर दिया है। 1 या 2 चैप्टर बचा हुआ है, उसको भी मैं जल्दी निपटा दूंगा। मटेरियल बना हुआ है, बस वीडियो लेने की देरी है, ठीक है। तो उसको भी मैं निपटा दूंगा। आपको क्या करना है, मैंने अभी तक जितने भी ऑब्जेक्टिव लिए हैं सभी को आपको देख लेना है, सभी चैप्टर का जो सब्जेक्टिव करा रहा हूं बस उसको भी देख लेना है। इतना कर लो, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सभी को रट लो। अब आपके पास समय नहीं समझने का, रट लो, याद कर लो। और अगर आप लोग पूरे साल पढ़े हो तब तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, सीधा सीधी बात है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सेक्शन सी पर बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सेक्शन बी तक कल की वीडियो में कवर कर लिया था, ठीक ना। देख लो सेक्शन सी का जो कि 5 नंबर का प्रश्न है, जिसमें सबसे पहला और बहुत ही फेमस प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ 3 प्रतिरोधों R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध के लिए वजह ज्ञात कीजिए। यानी कि सीधा सीधी बात पूछ रहा है कि आपको श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करना है कि आखिर भाई साहब है क्या ये बला, और ये जो बला है इसको आपको सिद्ध भी करना है, समझे। तो देख लो श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। देख लो, मैं यहाँ पे आपके लिए 2 डेफिनेशन लाया हूँ, आप लोग दोनों लिख दीजिएगा एग्जाम में, नहीं तो नीचे वाला लिखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। देखिए असल में कहने का भाव दोनों का एक ही है। क्या है, देखिए, अगर आप लोग खुद समझ जाओगे अगर पढ़े हो तो, ठीक ना। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों को एक ही तार में जोड़ा जाता है, क्या कहलाता है, वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जुड़ा हो, तो ऐसा जो संयोजन होता है उसको हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, तो देखो यहाँ पे समझने के लिए आप लोग समझो। सपोज दैट कि ये एक तार है, ठीक ना। तो देख लो फर्स्ट जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था जिसमें लिखा था कि जब प्रतिरोधों को एक ही तार में जोड़ा जाता है तो वो श्रेणी क्रम का संयोजन दर्शाता है। तो देख लो ये एक ही तार में, देख लो आपके पास ये प्रतिरोध है, ये सब क्या प्रतिरोध है, ठीक ना। प्रतिरोध को सिंबल इस प्रकार से होता है, ठीक ना, टेढ़ा मेढ़ा। तो ये प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध, और ये तीनों एक ही तार में जोड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, आपके पास श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। साथ ही साथ देख लो ये पहला प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध है। अब हम लोग दूसरा नंबर का डेफिनेशन समझने जा रहे हैं, समझो। तो देख लो पहला प्रतिरोध का, देख लो यहाँ पे एंड हो रहा है, यानी कि ये वाला दूसरा छोर है, मैंने पहला प्रतिरोध का ये दूसरा छोर है, ये पहला छोर है। छोर माने क्या हो गया, जैसे कि मान लो कि ये आपका प्रतिरोध है, जैसे कि समझो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ, जैसे सपोज दैट कि ये आपका क्या प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का इधर एक छोर होगा और एक इधर छोर होगा, तो इधर वाला पहला छोर होता है, इधर वाला दूसरा छोर होता है। उसी प्रकार से देख लो कि एक प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर, देख लो दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है। और इस दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर इस
तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जुड़ा हुआ है, और अगर इस प्रकार से अगर संयोजन है तो वो कौन सा संयोजन कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसको आपको क्या करना था? सिद्ध भी करना था, उसके लिए समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना था। तो कैसे ज्ञात करोगे? आपको इस प्रकार से एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये परिपथ बनाना पड़ेगा, जिसमें से हम लोग 3 प्रतिरोध दिया था क्वेश्चन में, आप 4 रहेगा तो 4 दे देना। हम लोग के पास 3 दिया हुआ, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 3 प्रतिरोध का डायग्राम बनाएंगे। और यहाँ क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं बोला है कि प्रतिरोध समान है कि भिन्न है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? ये एज्यूम करके चलेंगे कि सभी प्रतिरोध भिन्न ही है, इसलिए हम लोग इसका मान R1, इसका मान R2, इसका मान R3 रखेंगे। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 9 नहीं, ये 3 है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ, ये रेड कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, हाँ ठीक ना। तो देखो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जितने भी आपके प्रतिरोध लगे होते हैं सभी के लिए क्या होता है कि आपका जो वोल्ट होता है वो अलग अलग होता है, विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। इसलिए इस प्रतिरोध के लिए जो विभवांतर होगा वो V1 होगा, इसके लिए V2 होगा और इसके लिए V3 होगा, ठीक है। पर इसका क्या है फायदा, समझ लो, फिर यूं समझ लो कि इसका सबसे अच्छा बात ये है कि जो इसका इस परिपथ में अगर सभी प्रतिरोध बोलो जो आपका अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो उसका जो कुल उस परिपथ का जो कुल जो आपके पास धारा होगा वो कांस्टेंट होता है। आई का मान हर जगह कांस्टेंट होता है, ठीक है, समझ लीजिएगा बात। यानी कि इस टोटल प्रतिरोध के लिए कहीं भी आप लोग चेक कर लो, हर जगह पे ए का जो मान होगा वो एम्पियर जो होगा वो समान ही होगा, धारा का मान समान ही होगा, ठीक है। पर वोल्ट क्या होता है? वो प्रतिरोध के हिसाब से चेंज होते रहता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रख लीजिएगा। और अगर आपका अगर पार्श्व क्रम संयोजन या फिर अगर समांतर क्रम में रहता तो उसमें सब जगह पे वोल्ट समान रहता, उल्टा होता है, ठीक है। पर उसमें जितने भी प्रतिरोध लगे होते हैं प्रत्येक प्रतिरोध के लिए जो आपके पास आई होता है वो भिन्न हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, देख लो इस प्रकार से आपको एक प्रतिरोध बनाना, परिपथ बनाना है जिसमें से कुछ बैटरियाँ जोड़ना है। बैटरी के साथ एक स्विच है, ये वाला स्विच है, स्विच तो बंद है, देख लो बीच में डॉट है, इस कारण से बंद है। ये आपका एक एमीटर है जो आपको धारा आई को मापेगा, ये वोल्ट मीटर है सब, ठीक है। और यह 3 प्रतिरोध जोड़ा है। तो इस प्रकार से आपको क्या बनाना है? परिपथ बनाना है। साथ ही साथ देख लो इलेक्ट्रिसिटी इधर से फॉलो होगा तो आपको देना है, सबको डायरेक्शन भी आपको देना है, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या छापा हुआ है, देखो क्या लिखा है। माना हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे, देख लो, माना R1 R2 तथा R3 तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। बातों से वैसे हम लोगों ने सभी को श्रेणी क्रम में संयोजित करके रखा हुआ है, ठीक है। इन सभी प्रतिरोधों से एक समान धारा आई प्रवाहित हो रही है। बातों से ये पूरे परिपथ में धारा आई समान है, ठीक ना। तथा तीनों प्रतिरोधों R1 R2 तथा R3 में विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 है। यानी कि देख सकते हो आप लोग कि तीनों प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध में जो विभवांतर है वो V1 है, दूसरे प्रतिरोध में V2 है, तीसरे प्रतिरोध में V3 है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो यही चीज मैंने लिख दिया हुआ, जो डायग्राम था मोटा मोटी, और कुछ नहीं करना है आपको। अब डायरेक्ट आपको करना है कि ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या होता है? V बराबर में IR होता है, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखना है कि देख लो, आपको मैं क्विक एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। देखिएगा हम लोग किसका सिद्ध कर रहे हैं? श्रेणी क्रम को सिद्ध कर रहे हैं। तो श्रेणी क्रम में आपका क्या अलग होता है? वोल्ट अलग होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको सिद्ध करने के लिए ओम के नियम से सभी को क्या करेंगे? भी के पदों में व्यक्त करते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ क्या करेंगे हम लोग, जब इस पहले प्रतिरोध के लिए जब हम लोग भी का मान निकालेंगे, इस पहले प्रतिरोध के लिए जब भी का मान निकालेंगे तो क्या होगा? V1 बराबर में क्या हो जाएगा? IR होता है। तो आई क्या है आपके पास? आई तो कॉन्स्टेंट है सबके लिए, तो आई का ही रहेगा, पर R1 होगा इसके लिए, क्योंकि प्रतिरोध क्या है इसका? R1, इस कारण से। तो इसी प्रकार से जो आपके पास पहला प्रतिरोध के लिए जो आपके पास समझो कि वोल्ट होगा वो क्या हो जाएगा? V बराबर में IR1। उसी प्रकार से दूसरे के लिए V2 बराबर में IR2, तीसरे के लिए V3 बराबर में IR3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और चूंकि मैं ट्रिक की बात कर रहा था तो मैं ट्रिक ये बता रहा था, या कभी भूलिएगा नहीं, ये कौन सा क्रम है आपका? ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम में आपका वोल्ट बराबर नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे? सभी को वोल्ट के पदों में व्यक्त करेंगे और हम लोग आराम से आंसर ला सकते हैं। पर अगर ये आपका पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम का अगर प्रूफ करने को बोलता है तो समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में आपके पास धारा समान होता है, क्या धारा भिन्न होता है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें धारा का उपयोग करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? उसको धारा के पदों में व्यक्त करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप यहाँ पे देखिए, ये क्या होगा? इन सभी को हम लोग क्या कर ले? समीकरण नंबर 1 मान लिया, अभी आपका यूज करेंगे, ठीक है। और देखो हम लोगों ने क्या लिखा कि चूंकि परिपथ में कुल विभवांतर क्या है? भाई साहब कुल विभवांतर अलग अलग है, सभी प्रतिरोधों के लिए अलग अलग है। पर अगर कुल विभवांतर की मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? सभी को जोड़ने के बाद ही ना कुल आएगा। आपके पास जितना भी प्रतिरोध लगा हुआ है आपके परिपथ में, सबका अलग अलग वोल्ट होगा। सभी वोल्ट को जोड़ दोगे तो आपके पूरे परिपथ में कितना वोल्ट है वो आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने जो कुल विभवांतर है उसको मैंने V से डिनोट किया हुआ है, और जो आपके पास टोटल होगा वो क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि इसमें कितने प्रतिरोध लगे? 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं और तीनों के लिए विभवांतर देख लो अलग अलग है। इनको अगर जोड़ दूंगा तो मेरा कुल विभवांतर आ जाएगा, ठीक है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में v बराबर में v1 प्लस का v2 प्लस v3, इसमें क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 1 में हम लोगों ने यहाँ पे कचड़ा प्राप्त किया है ना, कचड़ा नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको हम लोग पुट कर देंगे। बस यहाँ पे v1 का v2 v3 का इसमें जो समीकरण में, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे पुट करेंगे वो क्या निकल जाएगा, v बराबर में IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। और उसी प्रकार से जिस तरह के ओम का नियम में होता है v बराबर में IR, उसी प्रकार से ये जो तुल्य जो आपके पास विभवांतर है, यानी कि समतुल्य जो आपके पास विभवांतर है, कुल जो विभवांतर है, उसके लिए भी तो ओम का नियम लगाएंगे ना। तो इसके लिए भी क्या होगा, आपको क्या लिखना है, इसके लिए भी आपको लिखना है v बराबर में IR लिखना। तो हम लोग v की जगह पे IR लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। देख लो यहाँ पे v बराबर IR होता है इस कारण से। और बाकी यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से तीनों जगह से i कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में R1 प्लस R2 प्लस R3 पर जाएगा। अब देख लो ये i को जब आप इधर भागा में भेजेगा तो ये i कट जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट काट दिया। तो आपके पास टोटली बचेगा सिर्फ R बराबर में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही आपका क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध हो गया। और इसी प्रकार से जितने भी प्रतिरोध होंगे 10, 12, 15, 20, 10 लाख, 20 लाख, जितने भी प्रतिरोध होंगे आपके एक परिपथ में, सभी प्रतिरोधों का अगर आपको समतुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध निकालना है श्रेणी क्रम में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस सभी को नॉर्मली क्या करना, जोड़ देना, जिस प्रकार से यहाँ दिख रहा है, तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाता है। हाँ, टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको PDF मिलेगा। जी हाँ, एकदम जबरदस्त सा PDF है, आपको मिलेगा। इस PDF को आप लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हो, तो हमारा जो व्हाट्सएप टेलीग्राम का ग्रुप है उसको आप लोग ज्वाइन कर लो। ठीक है, आप देख लो 18 नंबर का जो प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो देख लो आपके पास 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, ठीक ना। मैं संतुलित करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट संतुलित करने के क्वेश्चंस है सभी में एक ही बार में लूंगा और आपको करवा दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी ऊपर से समझ लो। ठीक है, देख लो यहाँ पे आपके पास Na एगो है, यहाँ पे 2 गो है। सीधा बात है, संतुलित कैसे करेंगे, एक काम करो, डायरेक्ट आप लोग संतुलित समीकरण देख लो, ठीक ना, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे Na की जगह पे 4 लगा दोगे और यहाँ पे अगर 2 लगा दोगे, तो देख लो आगे यहाँ पे Na2O की जगह पे आगे 2 लगा दो, देखो क्या होगा। सो देख लो यहाँ पे 4 गो Na हो गया, यहाँ पे देख लो यहाँ पे 2 गो और यहाँ 2 2 ना 4 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और देख लो यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन भी यहाँ भी 2 है। तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे संतुलित हो चुका है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर का H2S को अगर आप लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो H2O बनेगा और आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। तो इसको हम लोग चलो संतुलित करते हैं। तो देख लो अगर हम लोग यहाँ पे 2 लगा देते हैं और यहाँ पे 3 लगा देते हैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो देख लो आपके पास क्या होगा कि संतुलित हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, देख लो 4 गो हो गया, यहाँ पे भी 4 गो हो जाएगा। यहाँ पे देख लो आपके पास S के गो, सल्फर एगो, यहाँ पे 2 गो है, ठीक ना। इधर भी देख लो सल्फर 2 गो है आपके पास। ऑक्सीजन के गो देख लो 6 गो है, यहाँ भी देख लो आपके पास यहाँ 2 गो और यहाँ पे 4 गो, 6 गो हुआ ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देख लो यहाँ पे आपके पास N2 आपके पास समीकरण में था N2 और H2 को रिएक्ट कराओगे तो आपके पास NH3 बनता है। तो यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ 3 लगा दो, देख लो आपके पास समीकरण संतुलित हो चुका है। यहाँ पे 2 गो नाइट्रोजन आ चुका है, देख लो दोनों तरफ में। और यहाँ पे देख लो आपके पास 6 गो और यहाँ पे भी 6 गो हाइड्रोजन है। उसी प्रकार से इसको चेक कर लो आप लोग। देख लो यहाँ पे जैसे आप लोग देखोगे कि आपके पास, एक मिनट रुकिए, ये देख लो यहाँ पे आपके पास Pb 2 हो गया है संतुलित करने के बाद। इक्वेशन आपका ये था, देख लो मैं दिखा दूँ, क्वेश्चन आपके पास ये है Pb NO3 का होल 2 होता है, होल ट्वाइस, वो बराबर होता है Pb मैंने बराबर क्या मतलब उसका समीकरण करने के बाद या फिर बोलो कि समीकरण में लिखने के बाद या रिएक्शन करने के बाद PbO बनता है लेड ऑक्साइड प्लस उसके बाद आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, उसके बाद आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास O2 बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा। तो इसको आपको समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। तो आपके पास इधर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको आपको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 4 से। तो देखो आपके पास क्या होगा। सो आपके पास देखो इधर 2 गो Pb हो गया, इधर भी 2 गो Pb हो गया, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या को देखो तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 गो है और आगे यहाँ पे 2 लगा, यानी कि 4 गो नाइट्रोजन है, देख लो 4 गो नाइट्रोजन हो चुका है। ऑक्सीजन के को देखो तो इस साइड में ऑक्सीजन के को देख लो, यहाँ पे 2 गो है और यहाँ पे 3 दूना 6, 6 दूना 12 गो ऑक्सीजन है। इधर देख लो आपके पास यहाँ पे 4 दूना 8 गो, 8 गो और यहाँ पे 2 गो, यहाँ 2 गो, 4 गो, 8 4 कितने हो गए, 12 हो गए, यानी कि 12 ऑक्सीजन है। उसी प्रकार से ये बहुत ही सिंपल इंपॉर्टेंट है, H2 का निर्माण, ठीक ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर रिएक्शन कराओगे तो आपके पास H2 बनेगा, ठीक ना। तो इसको संतुलित करना है। तो देख लो जैसे आप लोगों ने यहाँ पे H2 के आगे 2 लगा दोगे तो संतुलित हो जाएगा, इधर 4 हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन 2 करके हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अब लिखा है कि 19 नंबर का प्रश्न में लिखा है कि मनुष्य में श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बना। एक छापने वाला क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, तो मैं धीरे धीरे सब करा दूंगा। तो ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप लोग एक बार देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आपको इतना टफ नहीं बनाना है, अगर आप लोग ऐसे भी बना देते हो तो चलेगा, ठीक ना। देख लो भाई साहब, देखो, हाँ ठीक है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, अगर आप लोग ज़्यादा टैलेंटेड हो तो इसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख लो 20 नंबर का प्रश्न में आपके पास है कि साबुन एवं अपमार्जक में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक ना। साबुन एवं अपमार्जक में आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है तथा साबुन के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ का नाम लिखिए, ठीक ना। तो देखो
सबसे पहले बात तो साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। तो देख लो, साबुन क्या होता है कि यह जो होता है ई वसा अम्लों क्या होता है कि ये जो होता है ये उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। क्या होता है कि उच्च वसा लवणों के सोडियम लवण होते हैं। जबकि जो अपमार्जक होता है डिटर्जेंट, सरफ, ठीक ना। साबुन का मतलब तो सबको पता है, ठीक ना। तो अपमार्जक क्या होता है कि ये लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। ये क्या होता है कि लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। जबकि ये क्या होता है कि वसा अम्लों के सोडियम लवण होता है। अब ऐसा केमिस्ट्री याद तो करना पड़ेगा, ऐसा नाम ही है इसका, तो क्या कर सकता हूँ मैं, बताइए, ठीक ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं जान के टप करके बता रहा हूँ आपको। दूसरा नंबर में देख लो क्या क्या इनमें अंतर होता है। सो ये क्या कि यह कठोर जल में कठिनाई से झाग देता है। आपको पता है कि साबुन अगर आप लोग रगड़ रहे हो, अगर आपका पानी कठोर है, ठीक ना, तो वो झाग जल्दी से उत्पन्न नहीं करता है और सफाई भी ठीक से नहीं कर पाता है। जबकि अगर आपके पास डिटर्जेंट है, अगर आपके पास अपमार्जक है, तो उसको कोई मतलब नहीं, वो कठोर जल को भी मृदु बना देता है और साथ ही साथ उसमें वो झाग ज़्यादा देगा और वो आराम से सफाई कर सकता है, ठीक है। जो है कि देख लो, यह जल में कम घुलनशील है। यह जल में कम घुलनशील है, बात तो सही वैसा, वरना कठोर जल में भी अच्छा से झाग देता है, परंतु ये जल में अधिक घुलनशील है, ठीक है, क्योंकि ये कठोर जल में भी झाग देता है, ठीक ना। इसमें आर्द्रता का गुण कम पाया जाता है। जबकि जो आपके पास सर्फ बोल लो या फिर बोलो अपमार्जक होता है, उसमें आर्द्रता का गुण अधिक पाया जाता है। याद रखिए बात, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी होता है, ठीक ना। उसी प्रकार से देख लो क्या लिखा है, इसमें सफाई की क्षमता कम होती है। जो आपके पास साबुन होता है उसमें कहते हैं सफाई की क्षमता कम होती है, इसलिए तो हम लोग साबुन को स्किन में लेते हैं। कभी सुने किसी को कि वो सर्फ से नहाते हैं, सर्फ से नहाएगा तो आपका स्किन खराब कर देगा, वो बहुत ही ज़्यादा क्षारीय होता है, साथ ही साथ वो बहुत ही पावरफुल होता है, वो आपको समझ लो। ऐसा नहीं कि भाई साहब, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि बोलते हैं कि सर्फ से इतना कड़ा कड़ा दाग निकल जाता है, तो मैं सर्फ से नहा लूँगा तो मैं गोरा हो जाऊँगा। ऐसा नहीं होगा भाई साहब, स्किन खराब कर लोगे आप। साबुन थोड़ा सॉफ्ट बनाया जाता है इसी कारण से, ठीक ना। साथ ही साथ इसमें क्या लगेगा, तो इसमें सफाई की क्षमता अधिक होती जाए, भाई सी बात है भाई साहब। इसीलिए बोला जाता है कपड़ों को सर्फ से धोगे तो जल्दी जल्दी साफ होता है, पर कपड़ा को भी नुकसान जरूर करता है, ठीक ना। जाहिर सी बात है, कोई फायदा दे जाता है वो नुकसान जरूर करेगा, सीधा सीधी बात है, ठीक ना। लेकिन है कि इसका निर्माण वनस्पति तेलों या जंतु वसा से होता है। ये जो निर्माण होता है आपके पास साबुन, ये जो होता है आपके पास वनस्पति तेलों और जंतु वसा से होता है। जंतुओं का जो फैट होता है उससे किया जाता है, ठीक ना। जबकि जो आपका सर्फ है या फिर बोलो जो अपमार्जक है, वो क्या होता है कि कोयला एवं पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से बनता है। कोयला एवं पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से बनता है, ठीक है। देख लो नेक्स्ट आपके पास जो आपके पास है वो क्या है आपके पास, इसका जैव अपघटन आसानी से हो जाता है, इसलिए यह जल प्रदूषण नहीं करता है। बाहर से बात है भाई साहब कि साबुन जो होता है वो बहुत जल्दी गलता सड़ता है, उसको आराम से कीड़ा उड़ा खत्म कर सकता है, इसलिए वो क्या होता है कि साबुन जल को बहुत ही कम प्रदूषण करता है। लेकिन जबकि जो आपका अपमार्जक है ये बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण करता है, क्योंकि ये अपघटन नहीं होता, असल में होता सब है पर ये बहुत ही कम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख लो इनका आयन भी दिया हुआ है। इसका आयनिक सिरा जो होता है देख लो क्या होता है, सो COO Na+ का होता है। लेकिन जबकि जो आपके पास अपमार्जक है साबुन का, तो ये हो गया COONA+। जबकि जो आपका अपमार्जक है उसमें आपके पास दो तरह का हो सकता है, या तो होगा आपके पास SO3- Na+ या फिर आपके पास SO4- Na3+, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके पास आपका यह क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे 3 4 5 6, हाँ यहाँ पे एक नंबरिंग गलत है, 5 के बाद यहाँ 6 होना चाहिए, ठीक है, सुधार दिया जाएगा, उसका टेंशन लेना है। बाकी समझ में आया ना, तो इस प्रकार से आपको करना है। बाकी एक क्वेश्चन इसका एक और एक क्वेश्चन है कि साबुन के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ का नाम लिखे, तो ये मैंने जान के छोड़ा हुआ है, ठीक ना। आप लोग इसका कमेंट जरूर करके बताइएगा, ऐसे तो आपको देख के पता ही चल गया होगा। बाकी इसका जैसे मैं अगला वीडियो लूँगा आपको मैं इसका आंसर जरूर बता दूंगा मुंह में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समवायता किसे कहते हैं। समवायता किसे कहते हैं, पेंटन के समवायों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखें। तो वैसा पेंटन समवायता दर्शाता है, ठीक है, उसका संरचना भी बनाना है और साथ ही साथ उसका संरचना सूत्र भी लिखना है। तो सबसे पहले समझो कि समवायता किसे कहते हैं। वे हो कि जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, समझे। जैसे कि सीधा सीधी बात करूँ तो जैसे कि मैं और पंकज सर, यूँ समझ लो कि समवायता का एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारा संरचना सूत्र समान है। क्योंकि देखा जाए तो हम लोग कि हमारा माँ पापा एक ही है, ठीक ना। लेकिन बात यह है कि हमारा और उनका देख लो शरीर अलग है, हमारा काम अलग अलग है, समझे ना। तो ये सब क्या समवायता का उदाहरण इस प्रकार से होता है कि वो अंदर से तो समान हो या फिर बोलो उसका फॉर्मूला समान होगा। जैसे कि बोलो अगर मैं बात पेंटन का C5H12, ठीक ना, इसी प्रकार का एक अलग तत्व आएगा जिसका भी रहेगा मतलब अलग यौगिक होगा, हाइड्रोकार्बन होगा, जिसका यही होगा C5H12, पर क्या होगा कि उसका जो संरचना होगा वो अलग अलग होगा। जैसे अभी आप लोग देखोगे, ठीक ना, जैसे कि आप लोग देखो जैसे आप लोग देख लो यहाँ पे भी C5H12 को, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो जिसको हम लोग नॉर्मल पेंटन बोलते हैं, एन पेंटल बोला जाता है, ठीक ना। इसमें से क्या कर सकते हो आप लोग देख लो यहाँ पे 5 को
कार्बन है और बाकी आप लोग देख लो 12 हाइड्रोजन है। अब बाकी आप लोग 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन को आप लोग इस प्रकार से भी आप लोग क्या कर सकते हो, बना सकते हो डायग्राम को। ये आपका आइसोपेंटेन का एग्जांपल आप लोग 11-12 में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। या फिर आप लोग 5 कार्बन को और 12 हाइड्रोजन को इस प्रकार से भी दिखा सकते हो, नियोपेंटेन हो गया। देख लो इनका संरचना सूत्र अलग अलग है, यानी कि देख लो संरचना अलग अलग है, दिखने में अलग अलग है, पर देखा जाए तो जो आपका अणु सूत्र है जो कि आपके पास C5H12 वो समान है। तो इस प्रकार के जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके पास, समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। और जो समावयवी की घटना है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, समावयवता कहते हैं। याद रखिए बात, ये सभी क्या है, समावयवी है, और समावयवी की जो घटना होती है वो समावयवता कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आप लोग देख लो, ये आपका नॉर्मल पेंटल, आइसोपेंटल हो गया, और आपके पास ये नियोपेंटेन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर का प्रश्न लिखा है कि ये लास्ट प्रश्न आपका, समजात और समरूप अंगों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक ना। विभिन्न जीवों के वे अंग जो आकृति एवं उत्पत्ति में समान हो लेकिन उनका कार्य भिन्न हो, तो क्या जगह वो समजातीय अंग कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि ऐसे अंग जिनका ऐसे 2 अंग, या फिर बोलो कि ऐसे अंग जो आपका बनावट उसका संरचना जो होता है वो बनने की कैसे बनता है वो समान होता है, जब लेकिन उसका क्या होगा कि उसका जो कार्य होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, समजात अंग कहलाएगा, समजातीय अंग कहलाएगा। उसी प्रकार से एक होता है समरूप अंग। समरूप अंग किसे कहते हैं हम लोग, विभिन्न जीवों के वे अंग जो कार्य में तो समान होते हैं परंतु उनकी उत्पत्ति संरचना क्या होती है वो भिन्न होती है, वो समरूप अंग कहलाते हैं। मैंने समझ में आ रहा है ना आपको। क्या होता है कि समरूप अंग में क्या होता है कि इनका कार्य समान होता है लेकिन इनका संरचना बनने का कैसे बनता है वो क्या होता है आपका अलग होता है। जबकि आपके पास समजातीय अंग में क्या होता है कि बनना संरचना ये सब समान होता है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होता है। बाकी उदाहरण मैंने जान के छोड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको जब ऑब्जेक्टिव कराया था तब मैंने बहुत सारा एग्जांपल आपको दिया था। ये कार्बन एवं उसके जो आपका कार्बन बोल रहा हूँ, ठीक ना, ये सभी का मैंने बहुत ही अच्छा से एग्जांपल दिया था, अनुवांशिकता वाला चैप्टर का है। ठीक ना, बहुत अच्छे से मैंने बताया था, तो आई होप कि आपको याद होगा। इस प्रकार से हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग क्या करो, मैं जितना आपको वीडियो दे रहा हूँ, जितना भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन को आप लोग कर लो। साथ साथ एक बार बुक को समय निकाल के रीड जरूर कर लेना। ठीक है, और बस इतना आपको करना, और सभी क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ जो आपका सेक्शन ए में जितने प्रश्न है, कोई जरूरी नहीं कि आपका सेक्शन ए में ही पूछेगा। हाँ, ये जरूरी है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिक्स आएगा, परंतु ये गारंटी नहीं कि सेक्शन ए वाला क्वेश्चन सेक्शन ए में ही आएगा। हो सकता है सेक्शन बी में डाल दे, हो सकता है आपका सेक्शन सी में डाल दे। तो इसी कारण से मैं क्या करता हूँ कि देख लो, जो मैंने इतना लंबा लंबा क्वेश्चन लिखा था, जब आप लोग देखोगे कल वाला वीडियो में, जब मैंने सेक्शन सी का लेते थे, सेक्शन सी का क्वेश्चन है, तो इतना सारा पॉइंट ऐड करने की कोई जरूरत नहीं। नॉर्मल से 4 से 5 पॉइंट ऐड करो, पर मैंने बहुत सारा पॉइंट ऐड कर करके आपको बता दें। क्यों, क्योंकि मैं जान के आपको बड़ा बड़ा दे रहा हूँ, ताकि अगर गलती से 5 नंबर में पूछ दे तो फिर आप लोग क्या करोगे, छोटा लिखोगे तो नंबर नहीं देगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको एक प्लस पॉइंट लेकर चल रहा हूँ, जितना आपको मैं पॉसिबल हो सकता हूँ मैं उतना अच्छा से और अच्छे से उसको डेफिनेशन करके मैं बता रहा हूँ। साथ ही साथ कई बार क्या करता है कि 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या करेगा, 3 ठो 2 ठो क्या करेगा, सेक्शन ए वाला क्वेश्चन डाल देगा। तो ऐसे बन सकता है, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से सुने। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है भाई साहब, सभी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में। और आपको इस वीडियो के डिस्कशन में प्रीवियस ईयर का मतलब जो प्रीवियस वीडियो सब है वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हो, वरना हमारे चैनल में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।